Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज देखने वाले हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं DU। ठीक है, डी का मतलब डिग्री और ऑफ यू का मतलब अनसैचुरेशन। इसको एक नाम से हम और कॉल करते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के नाम से भी इसे क्या करते हैं हम लोग कॉल करते हैं। ठीक है, DBE से हम लिखते हैं। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे आपका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो उसको मैं एक डेफिनेशन के थ्रू आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स यूज्ड फॉर conversion used for conversion used for conversion to saturation with molecular formula ओके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सैचुरेशन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2। ठीक है, इज कॉल्ड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है ध्यान रखने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, उससे कितने नंबर्स हैं और क्या करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए। कौन सा कन्वर्जन करने के लिए भाई, लिखा है मैंने टू सैचुरेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी जो भी अनसैचुरेटेड हैं बच्चों, कैसे अनसैचुरेटेड जो भी आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनको आपको कन्वर्ट करना है सैचुरेटेड में। ठीक है, सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सिंगली बॉन्डेड कंपाउंड। ठीक है, उसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो वही लिखा मैंने कन्वर्जन टू सैचुरेशन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला, जहाँ पे आपको दिख रहा है CnH2n+2। ठीक है, ये आपके एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेशन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें आप बेसिकली इसको ऐसे बोलो कि जो डबल बॉन्ड है या जो ट्रिपल बॉन्ड है, जहाँ पे आपके प्रेजेंट हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, उन पाई इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरीके से फिनिश करना है और उसको सिग्मा में कन्वर्ट कर देना है। बात समझ में आ गई। सिग्मा का मतलब यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। तो पाई बॉन्ड को फिनिश करना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को फिनिश करना है। तो इनको फिनिश करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में लेके जाना है, ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में लेके जाना है। तो आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड के पास कितने पाई बॉन्ड होते हैं बच्चों, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। और डबल बॉन्ड के पास एक ही पाई बॉन्ड होता है। अब आपको पता है हर एक जो पाई बॉन्ड है उसके पास क्या क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चलना चाहिए कि जब मैं H2 मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे ज्वाइन करूँगा ना, तो ज्वाइन करने के लिए एक पाई बॉन्ड को फिनिश करने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आपके 2 पाई बॉन्ड को फिनिश करने के लिए कितना यहाँ पे जरूरत पड़ेगी बच्चों, तो 4 हाइड्रोजन एटम की रिक्वायरमेंट, मतलब यहाँ पे आपके 2 मोल्स ऑफ H2 यहाँ पे यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन तो ये हुई कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को फिनिश करना है, सिग्मा में कन्वर्ट करना है। लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से पाई इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड है उसको ही फिनिश करना है, और उसको फिनिश करने के लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो H2 मॉलिक्यूल्स वहाँ पे मैं ऐड करूँगा। अब वो एडिशन प्रोसेस जो होगा वो किस तरीके से होगा उस पर हम लोग करेंगे बात। तो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बात समझ में आ गई सभी को, डन। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे इसको समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों मैं क्या करूँगा, कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ और उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ।
हमारे पास एक मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट हैं। नाउ दिस इज दी साइनाइड एंड दिस इज ऑल्सो साइनाइड, ठीक है बच्चों। आपको बताने कि ये जो गिवन मॉलिक्यूल्स है इसके पास आपके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो क्या करो, ये जो भी गिवन मॉलिक्यूल्स है इसमें प्रॉपर बच्चों ध्यान देना है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते समय आपको ध्यान रखना होता है कि भाई क्वेश्चन में जो गिवन है पाई बॉन्ड है या क्वेश्चन में गिवन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो आपको परफेक्टली दिख ही रहे हैं क्योंकि उनको तो आपको फिनिश करना ही है, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान देनी होती है बच्चों रिंग, ठीक है। रिंग को भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपके रिंग होते हैं ये भी आपके अनसैचुरेशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये भी अनसैचुरेशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रिंग जो भी है उनको भी फिनिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ध्यान देते हैं भाई टोटल यहाँ पे इसका डी यू कितना होगा, तो देखो निकालते हैं आंसर। तो ये जो भी गिवन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में देखो सबसे पहले आपको एक परफेक्टली रिंग दिख रहा है। तो रिंग कितना दिख रहा है? तो रिंग तो बच्चों आपको परफेक्टली एक ही दिख रहा है। अभी इसके पास जो पाई बॉन्ड हैं वो कितने हैं? तो पाई बॉन्ड काउंट करते हैं अपन, देखो ध्यान से। देखो ये जो साइनाइड है ना बच्चों, ये कैसे लिखा जाए? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये एक्सपांड करके आपको नहीं दिया जाएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। अब समझो एक पाई बॉन्ड तो यहाँ पे ये मिल रहा है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड आपको यहाँ से मिल रहा है, 2 हो गया है। तो इनके पास चेक करो 3 4, इधर आप चेक करो 5 6, तो टोटल आपको 6 पाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। तो जब हम बात करेंगे तो 1 + 6, तो 1 + 6 करेंगे ये टोटल, तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 7। तो ये 7 ही क्या होगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इस गिवन स्ट्रक्चर के लिए 7 इज द आंसर। तो रिंग प्लस पाई बॉन्ड को प्लीज़ ध्यान रखना। तो पहला स्ट्रक्चर समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना था। अब बात करते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर पे। तो सेकेंड स्ट्रक्चर में मान के चलो, एक मैं फिर से यहाँ पे बनाता हूँ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, जहाँ पे ये पाई बॉन्ड इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिए हैं बच्चों, और ये देखो ये इससे अटैच है, पाई बॉन्ड यहाँ पे है। अब जल्दी से बताओ इस गिवन स्ट्रक्चर के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू क्या होगी? आप लोग कर पाओगे? तो बेटा सबसे पहले क्या, रिंग चेक कर लो, टोटल रिंग कितने आपको मिल रहे हैं। एक रिंग देखो यहाँ मिल रहा है, एक रिंग आपको ये मिल रहा है, टोटल आपको 2 रिंग हो गए। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे? टोटल पाई बॉन्ड काउंट करो जल्दी से। तो देखो आपका टोटल नंबर पाई बॉन्ड 3 यहाँ पे है इस रिंग के पास, और एक यहाँ पे 4, तो आपको 2 और प्लस ये 4, तो 2 + 4 करेंगे, आंसर आपका 6। तो डेफिनेटली इस गिवन स्ट्रक्चर के लिए जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी 6 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस को लेके, ठीक है। तो फिर से लेते हैं कुछ एक दो अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए। सपोज़ यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गया है इस तरीके से, रिंग के साथ पाई बॉन्ड, और यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन करूँगा, एक मैं यहाँ कर दूँगा इस तरीके से पाई, और बाकी इसके साथ भी एक आप स्ट्रक्चर इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ समझने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। चलो बताओ भाई इस गिवन स्ट्रक्चर के लिए कितना आंसर होगा। एक और चलो यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रक्चर, तब तक आप इसको सॉल्व करो, ऊपर जो भी स्ट्रक्चर है उसको आप सॉल्व करके बताओ, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बना दूंगा इसको इस तरीके से, पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लाइक दिस, पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इसके लिए कितना होगा आंसर? तो इस गिवन स्ट्रक्चर के लिए और इसके लिए डी यू कितना होगा? तो सबसे पहले देखो रिंग काउंट कर लो। तो रिंग ऊपर कितने हैं? 1 2 3, एक एक 2 और एक 3, टोटल 3 आपको रिंग मिल गई। अभी इसी के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लो। तो पाई बॉन्ड प्रॉपर देख रहे हैं, एक यहाँ से स्टार्ट करो, एक एक 2 एक 3 एक 4 और एक 5, टोटल आपको कितने दिख रहे हैं? 5। तो 5 + 3 करेंगे तो आंसर कितना हो गया? 8। तो 8 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका डी यू हो गया इस फर्स्ट गिवन स्ट्रक्चर के लिए। सेकेंड के लिए जरा चेक करते हैं, तो इसमें टोटल रिंग कितने आपको मिले हैं? 3। ये 1 2 एंड 3, 3 रिंग लिख लो। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 एंड आपका यहाँ पे 7। तो 7 आपके पाई बॉन्ड, तो 3 + 7 करेंगे तो आंसर यहाँ से आ जाएगा आपका 10। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन
निकालना कितना इजी है, ठीक है, कितना इजी है, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मैकेनिज्म वाले पार्ट हैं, जो मैकेनिज्म वाले रिएक्शंस हैं, वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये बात समझ में आ गई, कन्फर्म है इतना, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ और कंपाउंड्स को लेके, ठीक है। तो देखते हैं कुछ और प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। कुछ मैं एग्जांपल्स आपको घर के लिए भी दे सकता हूँ, ठीक है, उनको भी आप ट्राई करना। जैसे यहाँ पे ये आपका इस तरीके से पाई बॉन्ड हो गए हैं, ठीक है, और एक रिंग में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के आपको दे सकता है, ठीक है। बाकी कन्फ्यूजन तो कुछ भी नहीं होना है, ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन रहेगा। और एक में पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग को, साइक्लिक पार्ट को मैं यहाँ भी चलो बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, पाई बॉन्ड एंड ये पाई बॉन्ड, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ बैलेंसी आपकी सेटिस्फाइड नहीं होगी, यहाँ कर लेते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। और इसी से अटैच एक मैं और रिंग यहाँ भी ज्वाइन करा सकता हूँ कुछ इस तरीके से, तो जहाँ पे पाई बॉन्ड ये हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच। एक ये स्ट्रक्चर है, इसके लिए डी ओ आपको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं देता हूँ स्ट्रक्चर फिर से, ठीक है, तो ध्यान दो। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड यहाँ बना दिया मैंने, और ये जो मॉलिक्यूल्स है लाइक दिस, ये, ठीक है, एक आपका स्ट्रक्चर ये हो गया, इसको भी सॉल्व करना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट मैं स्ट्रक्चर और आपको ड्रॉ करता हूँ, देखो ध्यान से। कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा देता हूँ, और एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। और ये आपका डबल बॉन्ड एक यहाँ पे है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। एक ये स्ट्रक्चर आपको इसका भी निकालना है, डी यू कितना होगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट भी मैं ड्रॉ करता हूँ कार्बन, इससे अटैच में यहाँ पे फिनाइल बेंजीन हो गया, ठीक है। मैं शॉर्ट में कहूँगा एक आपका फिनाइल यहाँ पे हो गया है, और इधर मैं कर दूंगा आपका एक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ऊपर भी मैं कर दूंगा फिनाइल, एक इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बाकी मैं आप देखो हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट स्ट्रक्चर के लिए देखो, तो पहले में चेक करो इस गिवन स्ट्रक्चर में टोटल रिंग कितने हैं। तो रिंग बटा कितने हैं आपकी, एक, एक दो, एक तीन और एक चार, 4 आपको रिंग दिख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसको ध्यान से काउंट करना है। तो पाई बॉन्ड यहाँ से काउंट करो आप, ठीक है। एक पाई बॉन्ड, दो, तीन, एक चार, एक पाँच, ठीक है, 5 हो गए ना, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 आपको यहाँ से मिल गए हैं पाई बॉन्ड। दोनों को काउंट करोगे तो 14 इसका हो जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। और इसमें कोई और एक्स्ट्रा आपको पाई बॉन्ड दिख रहे हैं तो एक बार फिर से हम चेक करके देख लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं इसमें हुई होगी वैसे। तो 1, 2, 3, ठीक है, परफेक्ट, ओके, बिल्कुल से आंसर है आपका 14। इसी तरीके से आप इस स्ट्रक्चर में भी निकाल पाओगे। तो इसका डी यू कितना आएगा, इसमें एक तो आपको रिंग दिख रही है, एक एक दो रिंग है, ये भी जरा ध्यान से देखो। इसमें टोटल रिंग कितनी है बच्चों, बहुत बार गलती हो जाती है। इसमें 2 रिंग है, 2 पार्ट में डिवाइड है ना, एक रिंग इधर होगा और एक रिंग आपका ये होगा, 2 रिंग, टोटल आपके 2 मिलेंगे रिंग। रिंग हो गए बच्चों कितने, 2। पाई बॉन्ड काउंट करो तो एक पाई बॉन्ड देखो यहाँ पे मिल रहा है, एक पाई बॉन्ड यहाँ मिल रहा है, तो परफेक्टली आपको 2 पाई बॉन्ड मिल रहे हैं। तो 2 + 2 आंसर इज 4। तो 4 आपका यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। नेक्स्ट में देखो आप यहाँ पे कोई रिंग नहीं है इस गिवन स्ट्रक्चर में, रिंग आपका कितना है, 0, बट पाई बॉन्ड आपको परफेक्टली दिखेंगे, एक, एक दो और एक तीन और एक चार, ठीक है। तो 0 + 4 आंसर इज परफेक्टली 4 आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। नेक्स्ट हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ बेंजीन कितने हैं। तो हर एक बेंजीन की जब मैं बात करता हूं तो मैं बेंजीन के पास आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बनाता हूँ इसका बेसिक स्ट्रक्चर। तो देखो ये पाई बॉन्ड है, इसके पास क्या है, बेंजीन के पास एक रिंग है, तो 1 रिंग लगा दो, प्लस बाकी 3 पाई बॉन्ड है, 1, 2, 3, तो 3 पाई बॉन्ड। तो टोटल डी यू कितना होता है, 4। एक आपके फिनाइल के पास, तो 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 4 ही यहाँ पे, तो कितने हो गए आपके, ये आपके 12 हो गए। 12 के बाद देखो एक पाई बॉन्ड यहाँ मिल रहा है, तो 12 और +1 करेंगे तो यहाँ से आपको जो आंसर होगा वो कितना मिल जाएगा, वो आपको 13 आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो 13 डी यू इसका आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी के कुछ और भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उसको भी एक बार आप ड्रॉ करके देखो जहाँ से आपको चीज़ें पता चलेंगी। इतनी बात समझ में आ गई, कन्फर्म है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन।
कोई भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं जा सकता है। अभी यहाँ से एक मैं पॉइंट और बोलूँगा कि भाई इसके लिए बेसिक फार्मूला भी होता है, वो फार्मूला क्या है उस पर भी हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड जो इक्विवेलेंट है, ठीक है, या फिर हम बोल सक रहे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। तो इसके लिए एक बेसिक फार्मूला ये होता है, आपको ध्यान रखना है, दैट इज इक्वल टू 2 × C, ठीक है, प्लस 2 + N -X -H, ठीक है, डिवाइड बाई मैं यहाँ पे करूँगा 2। तो एक ये बेसिक फॉर्मूला होता है यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का। इसमें से जो C है वो C क्या है, C आपका है नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन एटम्स के जो नंबर है हाइड्रोकार्बन्स में वो आपको यहाँ लिखना है 2 का मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट यहाँ पे जो कैपिटल N है ये आपका है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है। नाइट्रोजन एटम्स के जो नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी, यहाँ पे N, ठीक है। इसके बाद आपको जो X दिख रहे हैं वो आपका हेलोजन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे नंबर ऑफ हेलोजन्स, ठीक है। और हेलोजन्स आपको पहले से ही पता है कि कौन कौन से आपको मिल सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपको आयोडीन, ठीक है। तो वो आपको नंबर से यहाँ पे -X करना है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ H, तो H तो आपको पहले जिक्र है, इट इज़ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अभी क्वेश्चन क्या है कि भाई जो भी गिवन स्ट्रक्चर है, जो भी गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, उस गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर अगर आपको कार्बन हाइड्रोजन हेलोजन दे सकते हैं एक साथ, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन दे सकता है, ठीक है। तो देखो अगर सपोज किसी भी गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला नाइट्रोजन नहीं है तो वहाँ पे N की वैल्यू क्या करना है, 0 पुट कर देना है। अगर किसी गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूले में अगर आपका हेलोजन नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 पुट कर देना। वास्तव में अगर आपका हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ पे 0 पुट कर देना है। वास्तव में लेकिन कार्बन तो होगा ही, ये तो आपको पता है, बिकॉज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो कार्बन आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, तो ये तो आपका मस्ट है, ये तो होगा ही, ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, उस गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर आसानी से हम लोग काउंट कर सकते हैं कि टोटल जो आपकी DU डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, जो हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को हम ऐड कर रहे हैं, जो अनसैचुरेशन को हम लोग सैचुरेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो, जिसके बेस पे आप आंसर बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। क्लियर है? तो प्लीज़ इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, आपके लिए आसान है। कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन हेलोजन, देन हाइड्रोजन, ठीक है। ये सीक्वेंस को ध्यान रखना, जहाँ पे हेलोजन और हाइड्रोजन आपका माइनस में होता है। बहुत बारी क्या होता है कि अलग अलग मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए अलग अलग फार्मूले याद करने को बोले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। यही सिंगल फार्मूला, ये जो सिंगल फार्मूला मैंने यहाँ पे बताया, इसी को आपको सिर्फ प्लीज़ ध्यान देना है, और इसी सिंगल फार्मूले के बेस पे सारे के सारे क्वेश्चन आपसे विदिन सेकंड सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चाहे JEE मेंस में हो, चाहे एडवांस में हो, चाहे आपके नीट एग्जाम के अंदर हो, ठीक है। समझ में आ गया? अब बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नोमेनक्लेचर की तरफ, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे हेडिंग रहेगा, दैट इज़ दी नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर का मतलब है नेमिंग, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट है तो उसका एक ऐसा स्पेसिफिक नेम है, उसका एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम है, कुछ ना कुछ तो नेम ऐसा है जो पूरा का पूरा यूनिवर्स उसे उस नाम से पहचानता है। अब वो जो नाम है वो उसकी किसी भी कंपाउंड का, या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, उनका जो नाम है गिवन कंपाउंड का, वो उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी ज्योमेट्री, उनकी ऑरिजिन, ठीक है, उसके बेस पे कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया है। तो उसी चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई किसी भी गिवन कंपाउंड का जो नेम है, ठीक है, जिसका नाम है वो किस तरीके से पढ़ा है। और वहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, ठीक है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नोमेनक्लेचर है, जो नेमिंग सिस्टम है, वो आपकी 3 कैटेगरी में होता है। फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कॉमन नेम सिस्टम, ठीक है। सेकंड आपको मिलता है यहाँ से ड्राइव्ड सिस्टम, प्लीज़ ध्यान दो, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी के बारे में बात करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेगा ड्राइव्ड सिस्टम, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं JEE के अंदर, ठीक है, और नीट के अंदर, प्लीज़ ध्यान दो। तो यहाँ जहाँ से क्वेश्चन रहेगा मैं उसी के बारे में बात करूँगा।
ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे रहता है थर्ड, दैट इज़ दी आयोपेक सिस्टम। ठीक है, आयोपेक सिस्टम। तो ये तीनों के तीनों सिस्टम इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका आयोपेक होता है। यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है, आ भी नहीं सकता है, लेकिन ड्राइव्ड सिस्टम और कॉमन नेम आप बोलो कि सर आयोपेक तो इंपॉर्टेंट है, उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, उसको बहुत जगह पढ़ने को भी मिल जाता है। क्या ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है? तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंस है, तो इनका भी अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस है तो ये पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं, तो कंडीशन वही, अगर पूछे गए तो फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजी मेथड से आपको मैं करूँगा यहाँ पे डिस्कशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ड्राइव्ड सिस्टम को, तो ड्राइव्ड सिस्टम से मैं करूँगा यहाँ पे स्टार्ट। तो लेते हैं सबसे फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, ड्राइव्ड सिस्टम। ठीक है, ड्राइव्ड सिस्टम। तो जो ड्राइव्ड सिस्टम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे नेमिंग कैसे करेंगे, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो देखो ड्राइव्ड का मतलब बच्चों क्या है? ड्राइव्ड का मतलब ये है कि जैसे एक मैं आपको लॉजिक दूँ, जैसे आपको पता है कि हमारे पास जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो पेरेंट क्लास होती है, ठीक है, तो पेरेंट्स के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे? चिल्ड्रन मिलेंगे, चाइल्ड्स मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चिल्ड्रंस मिलेंगे। अब आपको पता है पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी हैं वो चाइल्ड इनहेरिट करते हैं। ठीक है, अब उसमें से मैं बताऊं तो 3 इसमें पार्ट मिलते हैं। पहला पार्ट आपको यहाँ से मिलेगा, दैट इज़ दी प्राइवेट पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट आपको मिलेगा प्रोटेक्टेड पार्ट। ठीक है, प्रोटेक्टेड पार्ट। और थर्ड पार्ट आपको मिलेगा पब्लिक पार्ट। प्लीज़ इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अभी पेरेंट्स का जो प्राइवेट है वो बिल्कुल भी आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, जो प्रोटेक्टेड वाला पार्ट है उसी भी एक्सेस नहीं कर सकते हो, लेकिन जो पब्लिक पार्ट है पेरेंट्स का वो चिल्ड्रन बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं, अगर पेरेंट्स परमिशन करें या ना करें। ठीक है, तो पब्लिक पार्ट के लिए कोई भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, परमिशन हो या परमिशन ना हो, आप आसानी से जो पब्लिक सेक्शन है पेरेंट का वो आप एक्सेस कर सकते हो। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो चाइल्ड आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड क्या प्रोटेक्टेड और प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं? जो पेरेंट्स का आपका प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो पार्ट है बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो उनके परमिशन पे। तो अब वही है कि जो प्रोटेक्टेड वाला पार्ट है, जब पेरेंट्स का परमिशन हो जाएगा तो बच्चा आसानी से इसे एक्सेस कर सकता है, लेकिन प्राइवेट को कभी भी एक्सेस करने का मौका नहीं मिलेगा। ये बात आपको समझ में रखनी। जैसे प्राइवेट की बात करो, उनके बॉडी पार्ट्स हो गए, तो ये कभी भी आप एक्सेस करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उनके पास जो पैसा है, उनके पास जो मनी है, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड है पार्ट, तो उसे आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उनकी परमिशन के साथ। ये बात समझ में आ गई? यस। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है कि भाई जो रूट है, ठीक है, तो जो पेरेंट्स हैं वही क्या है, वो आपके रूट्स हैं। तो रूट्स से आप देखो ये जो ब्रांच हो रही हैं, जो चाइल्ड चिल्ड्रंस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें एक्सेस हो रही हैं, चीज़ों का मूवमेंट हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ आपकी जा रही है, मूव कर रही है, शिफ्ट हो रही है फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। तो उसी तरीके से यहाँ पे चीज़ें ड्राइव्ड होती हैं। अब जो ड्राइव्ड सिस्टम है उसमें आपको पता है कि हमारे पास ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ हैं। ठीक है, और वो फैमिलीज़ आपकी कौन कौन सी हैं? आपकी एल्केन फैमिली हो सकती है, एल्कीन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं कुछ नाम को बात करूँगा, जैसे आपका एल्केन फैमिली हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे एल्कीन फैमिली हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपके सबका हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट एल्काइन हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपकी एल्कोहल फैमिली हो गई। ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड फैमिली हो गई, एसिड फैमिली हो गई, एमाइड फैमिली हो गई। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जहाँ पे होमोलोगस सीरीज़ के अंदर भी मैंने क्लासरूम में आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप की जो फैमिलीज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो इन फैमिलीज़ के अंदर आपको ये पता रखना पड़ेगा कि यहाँ पे इनके पेरेंट कौन है। एल्केन फैमिली की बात करो, एल्कीन की बात करो, एल्काइन की बात करो, एल्कोहल्स की बात करो, इन सब के पेरेंट कौन है, और उन्हीं पेरेंट के बेस पे हम यहाँ पे जो नेमिंग करेंगे गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो वो बच्चों डिफाइन करी जाएगी ड्राइव्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? तो पेरेंट को बिल्कुल स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, पेरेंट को देखना पड़ेगा, पेरेंट को किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए रूल्स भी मैं आपको बता दूंगा। बात समझ में आ गई? चलो। तो अब मैं यहाँ पे पहले ड्राइव सिस्टम मैंने आपको समझा दिया, अब मैं यहाँ से बात करूँगा इनके एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एल्केन फैमिली की। ठीक है, तो जो एल्केन फैमिली है उसमें आपका जो पेरेंट है वो बच्चों क्या है, आप बताओ। एल्केन के लिए सबसे पहले मैं पेरेंट और रूट की बात करूँ तो क्या होगा भाई, एक कार्बन से हम एल्केन को डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल, और उसका नाम होगा आपका मीथेन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए भाई, सिंगल कार्बन से हम बिल्कुल इसे डिफाइन, अगर आप बोलो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को डिफाइन कर सकते हो क्या सिंगल कार्बन से?
नहीं, तो उसके लिए 2 कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका जो एल्केन फैमिली का जो पेरेंट है, जो रूट है, वो क्या हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, चलो तो अब मैं यहाँ से लेता हूँ इसके एग्जांपल्स। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा CH3, नाउ दिस इज CH3। तो आप ये चेक करना डिग्री के बेस पे कि भाई जब भी पेरेंट या रूट को आपको सेलेक्ट करना है, पेरेंट या फिर रूट को सेलेक्ट करना है, तो उस समय आपको डिग्री देख लेनी है। 4 डिग्री, ठीक है, 3rd डिग्री एंड 2nd डिग्री एंड आपकी 1 डिग्री, या फिर जहाँ पे सबसे अधिक ब्रांचिंग हो वही आपका पेरेंट होगा। ठीक है, या फिर डिग्री के बेस पे भाई 4 डिग्री होगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखा जाएगा पेरेंट को सर्च करने के लिए ड्राफ्ट सिस्टम में। तो आप देखो इसकी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री है, इसकी डिग्री 1 डिग्री, दोनों में से किसी को भी आप पेरेंट मान सकते हो। मैंने सपोज इसको पेरेंट मान लिया, जब इसको पेरेंट मान लिया तो मतलब आपको दिख रहा है सबके सब सिंगल बॉन्डेड है, तो इसका नाम तो आपका मीथेन हो जाएगा, ये डिफाइन हो जाएगा। बाकी ये जो CH3 लगा है इसका नाम बोला जाएगा मिथाइल। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड मिथाइल। बात समझ में आ रही है? तो इसका जो पूरा नाम होगा इस गिवन मॉलिक्यूल्स का, इसका नाम हो जाएगा आपका, दिस इज दी मिथाइल मीथेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मीथेन, इसका आपका नाम होगा। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लेता हूँ, जैसे CH3, नाउ दिस इज CH2, नाउ दिस इज CH3। आप चेक करो सबसे पहले पेरेंट कौन सा होगा इन तीनों में से। तो पेरेंट के लिए देखो इसकी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री। ठीक है, तो ये डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री का मतलब ये भी क्लासिफिकेशन होता है कार्बन के जो एटम्स होते हैं उनका। तो डिग्री का मतलब जो आपका जिस भी स्पेसिफिक एटम के बारे में बात कर रहे हो, कार्बन एटम के बारे में बात कर रहे हो, तो उस कार्बन एटम से कितने एटम डायरेक्टली अटैच्ड हैं। तो भाई इस कार्बन से तो एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच था, इसकी 1 डिग्री। इससे 2 अटैच हैं, देखो एक इधर लेफ्ट एक राइट में, तो इसकी 2 डिग्री, इसकी 1 डिग्री। डिग्री समझ में आ गई? ठीक है, तो अब इसमें से हाईएस्ट डिग्री देख लोगे तो बेटा आपकी 2nd डिग्री। तो इसका मतलब ये आपका यहाँ पे हो गया पेरेंट, बात समझो, ये आपका पेरेंट हो गया, बाकी आपके साइड में सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। तो देखो एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल समझ में आ गया, और पेरेंट सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो पेरेंट बेटा कौन सा है, मीथेन। ठीक है, तो मीथेन आपका पहुंचेगा लास्ट में, जिसका नाम होगा डाई मिथाइल मीथेन। क्लियर हो गया? चलो कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे CH3, नाउ इट इज CH। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बताओ इसका नाम क्या होगा। तो पहले डिग्री निकालो, पेरेंट कौन सा है, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये आपका 3rd डिग्री है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी 3rd डिग्री की है, तो इसका मतलब ये जो है ये 3rd डिग्री वाला ये आपका पेरेंट हो जाएगा। पेरेंट का मतलब ये स्पेसिफाई कर दूंगा मैं कि इसका नाम तो यहाँ पे मीथेन लिखा जाएगा। बाकी देखो 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, जिसका नाम आपका क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका ट्राई मिथाइल और मीथेन। ट्राई मिथाइल मीथेन इसका नाम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? इसी तरीके से मैं कुछ और भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ले सकता हूँ समझाने के लिए। देखो ये आपका यहाँ पे कार्बन, नाउ दिस इज C2H5, नाउ दिस इज ऑल्सो C2H5 एंड दिस इज CH3 एंड दिस इज ऑल्सो C2H5। आप निकाल सकते हो इसका नाम, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। पेरेंट देख लो तो इसकी डिग्री कितनी है, तो यहाँ आप बाकी की डिग्री निकालोगे तो इसकी डिग्री आपकी 4 डिग्री निकल जाएगी, हाईएस्ट डिग्री में ही आएगा। तो ये तो आपका यहाँ से हो गया कार्बन पेरेंट, जिसका नाम हो जाएगा बेटा मेथेन। ठीक है, इसका नाम तो फिक्स है, ये आपका मेथेन हो जाएगा। बाकी की बात करें तो ये इथाइल है, ये भी इथाइल है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है। आपको पता है ई पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकली हम फॉलो करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे इसका नाम आपका हो जाएगा ट्राई इथाइल। और एक आपका मिथाइल है तो मिथाइल आ जाएगा ट्राई इथाइल मिथाइल, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये मेथेन। बात समझ में आ गई? ट्राई इथाइल मिथाइल मेथेन इसका आपका नाम होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैं एक नोट बताऊंगा आपको। ठीक है, बी कंसीडर, ठीक है, बी कंसीडर द कार्बन, ठीक है, ओनली एज ए पेरेंट दैट कार्बन हैविंग दी मैक्सिमम ब्रांचिंग। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जो नोट में हम लोग बात करते हैं कि भाई किस कार्बन को पेरेंट मानना है, तो किस कार्बन को आपको पेरेंट मानना है मैंने पहले बताया, डिग्री के बेस पे मैंने बताया, या फिर आप ये देख लो जहाँ पे आपको मिलने वाली है मैक्सिमम ब्रांचिंग। ठीक है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम ब्रांचिंग मिलने वाली है, या फिर डिग्री आपकी मैक्सिमम होने वाली है, लिखूंगा मैं मैक्सिमम डिग्री होने वाली है। डिग्री मैक्सिमम आपकी 4 ही आपको देखने को मिल सकती है इन केस ऑफ कार्बन। तो इसका मतलब कि वो आपका कार्बन कैसा पेरेंट हो जाएगा, तो पेरेंट पहचानने में गलती ना हो, इसलिए इस पॉइंट को मैंने आपको डिफाइन कर दिया। क्लियर हो गया? चलो इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट के बच्चों बात करेंगे हम लोग एल्कोहल के बारे में। ठीक है, यस।
नेक्स्ट फैमिली लेते हैं हम लोग यहाँ पे एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल फैमिली के अंदर जो पेरेंट होगा वो क्या होगा भाई, एल्कोहल में आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को मिलता है, ठीक है, OH ग्रुप देखने को मिलता है। तो अगर एल्कोहल को डिफाइन करना है तो कम से कम एक कार्बन की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, मतलब ये हो गया आपका CH3OH, ठीक है। तो दिस इज द पेरेंट फॉर द एल्कोहल, और इस कंपाउंड का जो नेम होगा वो होगा बच्चों आपका कार्बिनॉल। क्या नाम होगा इसका, कार्बिनॉल इसको बोला जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ CH3CH2, नाउ इट इज OH, क्या होगा इसका नाम। तो सबसे पहले आपको ये सर्च करना है कि भाई ये वाला पार्ट मिलना चाहिए। तो देखो ये वाला पार्ट यहाँ मिल गया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपके कम हो सकते हैं, वो डिपेंड बैलेंस ये पे करेगा। तो ये वाला पार्ट तो आपका पेरेंट हो गया, ये कार्बोनॉल, ठीक है। और बाकी पार्ट आपका यहाँ से मिला है ये सब्स्टिट्यूएंट्स के तरीके से, जो प्रीफिक्स में लिखा जाएगा मिथाइल। तो इसका नाम आपका हो जाएगा मिथाइल, ठीक है, मिथाइल कार्बिनॉल। मिथाइल कार्बिनॉल इसका परफेक्टली आपका नेम हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान दो। जैसे मान के चलो मैं थोड़ा एडवांस सेक्शन पे लेके चलूँगा आपको। तो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH। अब बताओ, तो ये तो आपको क्या दिख रहा है, पेरेंट, इसका नाम क्या है, इसका नाम यहाँ से हो जाएगा कार्बिनॉल, ठीक है, कार्बिनॉल हो गया। ये तो आपके सफिक्स में आ गया। प्रीफिक्स वाला पार्ट ये है, तो इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, sp2 अटैच्ड विद sp2। तो यहाँ पे आपको याद करो ये बिनाइलिक कार्बन है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका नाम होगा बिनाइल कार्बिनॉल। क्या नाम होगा इसका, बिनाइल कार्बिनॉल इसका आपका नाम होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं कुछ और अच्छे कंपाउंड ले सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, नाउ दिस इज यस CH2 हो गया CH। मैं और यहाँ पे कर सकता हूँ एक्सटेंड CH2, नाउ इट इज OH। तो ये तो आपका पेरेंट हो गया भाई, इसका नाम तो आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा कि भाई दिस इज दी कार्बिनॉल। और ये वाला जो सेक्शन है ये बताओ क्या है, पहचान के बताओ इसको। तो ये देखो आपका ये बिनाइलिक कार्बन है, ये भी बिनाइलिक है, sp2 से sp2, ये sp3 है, मतलब ये एलाइलिक है। एलाइलिक कार्बन से आपका कार्बोनॉल अटैच है, तो इसका नाम आपका हो जाएगा एलाइल, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, एलाइल के साथ हम लिखेंगे कार्बोनॉल, तो इसका पूरा नाम होगा एलाइल कार्बोनॉल। बात समझ में आ गई, इजी था। नेक्स्ट मैं मॉलिक्यूल्स आपको और यहाँ पे डिस्कस करूँगा। CH3 डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज CH2OH। अब बताओ क्या, ये तो आपको परफेक्टली दिख रहा है कार्बोनॉल, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कार्बोनॉल है। ये वाला पार्ट मैंने बताया था, इसको एसाइल बोलते हैं, फिर एसिटाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ACET/N, इट इज एसिटाइल ग्रुप, तो इसका नाम होगा एसाइल कार्बोनॉल। दिस इज एसाइल कार्बोनॉल, इसका नाम होगा आपके एसाइल कार्बोनॉल। तो एल्कोहल के बारे में कन्फर्म हो गया, कैसे आपको सॉल्व करना है, यस। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लूँगा एल्डिहाइड, ठीक है। तो नेक्स्ट फैमिली आपको मिलेगी एल्डिहाइड फैमिली। तो जो एल्डिहाइड फैमिली के अंदर नेमिंग सिस्टम किस तरीके से होगा उसको हम लोग करेंगे यहाँ पे डिस्कस, ओके। तो एल्डिहाइड फैमिली में सबसे पहले तो मैं पेरेंट के बारे में बात करूँगा। तो पेरेंट आपको पता है CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है, ये आपका रहेगा पेरेंट। और इस पेरेंट का नाम होगा 2 कार्बन है, तो आपको लिखा जाएगा एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। एसिड का मतलब आपको पता है, एसिड का मतलब मैंने क्लासरूम बताया था बच्चों, एसिड का मतलब 2 कार्बन, ठीक है। तो 2 कार्बन परफेक्टली आपको देख रहे हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो डेफिनेटली उसको आप काउंट करते हैं। तो कार्बन को चेन के अंदर तो 2 कार्बन आपको मिल रहे हैं, ये 1 और आपका ये 2, तो इसलिए यहाँ पे इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड। अब यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल्स ले लेते हैं और समझाते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूँ, यहाँ पे CH3, नाउ दिस इज CH2 एंड दिस इज CHO। तो ये वाला क्या होगा, ये तो पेरेंट हो गया। इस पेरेंट का नाम आपको पता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। और ये आपको दिख रहा है मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा आपका ड्राइव्ड सिस्टम में इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का मिथाइल एसिटल्डिहाइड। क्या इसका नाम होगा, मिथाइल एसिटल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक मैं और एग्जांपल हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है CH, और मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया है CH2 के साथ CHO, और एक मिथाइल मैंने यहाँ कर दिया है, एक मिथाइल यहाँ कर दिया, बैलेंसी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो ये तो पूरा पार्ट एसिटल्डिहाइड हो गया। और ये वाला कौन सा है, तो 3 कार्बन है, ये आपके आइसोप्रोपाइल जैसा दिख रहा है कुछ पार्ट, ठीक है। तो इसका नाम होगा आपका आइसोप्रोपाइल, ठीक है।
दिस इज आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल के बाद एसिटल्डिहाइड, इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो जैसे यहाँ पे मैंने लिया है कार्बन, ये CH3 एंड CH3, नाउ दिस इज CH2 एंड CH2 एंड CHO। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये तो आपको यहाँ से मिल गया है एसिटल्डिहाइड, मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, ये आपको परफेक्ट लिख रहा है बच्चों, नियोपेंटाइल। क्या दिख रहा है, दिस इज दी नियोपेंटाइल। तो इसका परफेक्ट नेम हो जाएगा नियोपेंटाइल एसिटल्डिहाइड। नियोपेंटाइल एसिटल्डिहाइड इसका नाम आपका रहेगा। बात समझ में आ गई, किस तरीके से नेमिंग कर रही है, सबको कंफर्म हो रहा है? यस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम बेटा बात करेंगे फैमिली, दिस इज दी कीटोन। ठीक है, तो कीटोन फैमिली का पेरेंट क्या होगा, तो कीटोन फैमिली के अंदर पेरेंट आपको मिलेगा आपको इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH3। ठीक है, तो कीटोन को रिप्रेजेंट करना है तो आपको 3 कार्बन्स रिक्वायर्ड पड़ेंगे, मतलब इसका नाम हो जाएगा आपका दिस इज दी एसीटोन। ठीक है, इसका नाम आपका हो जाएगा एसीटोन। बात समझ में आ गई, हो गया है एसीटोन, इसका नाम ध्यान रखना है, इट इज एसीटोन। अब ये जो कीटोन है, अब कीटोन का पेरेंट क्लियर है, लेकिन कीटोन को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। इसमें से इसका पहला पार्ट होता है आपका सिमेट्रिकल कीटोन, और सेकेंड पार्ट आपको मिलेगा, नाउ दिस इज दी अनसिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे आपका बीच में C डबल बॉन्ड O हो गया, इधर मैंने CH2 लगाया, इधर भी मैं CH2 ही लगाऊंगा, लेकिन यहाँ देखो ये R पार्ट में लिखा है या R डैश लिखा है, इधर लिखा है मैंने R पार्ट, प्लीज़ इसको ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल वाला पार्ट क्या होता है कि भाई इधर एल्काइल पार्ट है, इधर भी आपका एल्काइल पार्ट है, या फिर आपका एल्काइल के अलावा कुछ और पार्ट है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स आपके दोनों साइड में कैसे भी हो सकते हैं, वो आपकी सिमेट्रिकल कैटेगरी में जाएगा। बट अनसिमेट्रिकल कैटेगरी में क्या होता है कि भाई इसमें यहाँ पे मैंने जोड़ा है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ मैंने कर दिया है CH3, और इधर मैंने करा है CH, नाउ इट इज़ R पार्ट, एक R पार्ट यहाँ पे। मतलब अगर एल्काइल पार्ट आपको सेम साइड में लगे हुए मिलते हैं तो फिर वो आता है अनसिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल में हम काउंट करते हैं भाई दोनों साइड में आपके एल्काइल पार्ट लगे होने चाहिए, दोनों RHS साइड में और LHS साइड में C डबल बॉन्ड होके। ठीक है, तो वो ऊपर वाला केस आपका सिमेट्रिकल होगा, नीचे वाला केस आपका अनसिमेट्रिकल होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं ड्राइव्ड सिस्टम की, प्लीज़ ध्यान दो, हम लोग बात कर रहे हैं ड्राइव्ड सिस्टम की। तो ड्राइव्ड सिस्टम में जो कीटोन है वो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कैसे डिफाइन किए जाते हैं वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे किसी क्वेश्चन लूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने लिया C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज CH2 एंड दिस इज C2H5 एंड दिस इज CH2, नाउ दिस इज CH3। तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये तो एसीटोन हो गया, इधर देखो CH3 है, इधर C2H5 है, मतलब जो मिथाइल इथाइल की आपकी सेम नहीं है, लेकिन ये भी पता है कि LHS RHS में दो ग्रुप लगे हैं एल्काइल पार्ट, तो मतलब ये सिमेट्रिकल कैटेगरी में ही जाएगा। तो फिर इसका परफेक्टली नेम जो लिखा जाएगा वो सिमेट्रिकल से स्टार्ट होगा। तो सिमेट्रिकल के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली, तो एक तरफ इथाइल है और एक तरफ आपका यहाँ पे मिथाइल है, तो सिमेट्रिकल इथाइल मिथाइल, और लास्ट में आ जाएगा आपका एसीटोन। क्या आपको बात समझ में आ गई, कंफर्म है, क्लियर है यहाँ तक? चलो समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है CH C डबल बॉन्ड O, इधर लिखा है CH3, नाउ दिस इज CH3 एंड CH3। अब देखो ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है भाई, ये वाला पार्ट तो आपका पेरेंट है, मतलब ये तो आपका यहाँ पे हो गया है एसीटोन, और ये देखो एक ही साइड में आपको दो एल्काइल ग्रुप लगे मिल रहे हैं, मतलब दो मिथाइल आपको लगे हुए मिल रहे हैं। ठीक है, एक ही साइड में, इस साइड में देखो आपका कुछ भी नहीं है C डबल बॉन्ड ओके, तो ये वाला केस कौन सा हो जाएगा, ये अनसिमेट्रिकल वाला केस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे इसका नाम लिखा जाएगा अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अनसिमेट्रिकल। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और भी चेंज करूँ, मैंने सपोज यहाँ पे इथेल कर दिया एक जगह CH3 के बाद, यहाँ पे मैंने C2H5 कर दिया। इफ अगर मैंने यहाँ पे C2H5 कर तो क्या होता है, अनसिमेट्रिकल इथाइल मिथाइल एसीटोन। अगर दोनों मिथाइल हैं तो फिर आपका अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल
और ये हो जाएगा आपका एसीटोन। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से नेमिंग सिस्टम आ सकता है एडवांस के अंदर, तो बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे CH3 ने CH2 ले लिया, सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, नाउ दिस इज CH2 एंड C डबल बॉन्ड O, एंड ये हो गया आपका CH3। बताओ भाई इसका नाम क्या होगा? ये देखो परफेक्टली दो ग्रुप दिख रहे हैं, ये तो आपका क्या है, ये तो एसीटोन है, और ये वाला पार्ट आपका है बिनाइल, तो इसका नाम क्या होगा? बिनाइल एसीटोन। बिनाइल या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे भाई, ये आपका हो गया डायरेक्ट, सीधा आप लिख सकते हो बिनाइल एसीटोन, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, बिनाइल एसीटोन आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी और भी आपके कीटोनिक ग्रुप हैं, उनको भी आप डिफाइन कर पाओगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फैमिलीज पे। ठीक है, नेक्स्ट फैमिली बेटा आपकी आएगी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो हमारी फैमिलीज हैं उस पर हम लोग करेंगे डिस्कशन। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में पता है इसका जो पेरेंट है वो बच्चों क्या होगा? वो आपका हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, तो दिस इज परफेक्ट एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड जो है वो आपका पेरेंट होता है फॉर ड्राइव्ड सिस्टम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए। ठीक है, तो जिसमें मैं एग्जांपल लूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा भाई, पेरेंट को सर्च करना, बाकी तो कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3, ठीक है, यहाँ पे लिखा CH3, नाउ दिस इज ऑल्सो CH3, यहाँ पे आपका CH2 हो गया, ये आपका CH2 एंड C डबल OH। ठीक है, आप पहचानो ये वाला पार्ट क्या हो गया बच्चों? पेरेंट एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, और ये वाला पार्ट बताओ जल्दी से, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, दिस इज परफेक्टली न्यू पेंटाइल। ठीक है, दिस इज दी नियो पेंटाइल, गलती यही होगी आपसे, नियो पेंटाइल, ये सब पढ़ा चुका हूँ पहले, नियो पेंटाइल, बाद में आपका आ जाएगा एसिटिक एसिड। अब मैं रिवर्स भी चलूँगा कि मैं अगर आपको नेम लिख के दूँ ड्राइव्ड सिस्टम का, तो वहाँ से कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, तो ये भी पहचानने के लिए आ सकता है। तो प्लीज़ बच्चों इसको भी एक बार रिवर्स करके भी आपको ध्यान रखना है। चलो देखते हैं ज़रा, अगर मैंने यहाँ पे दिया है आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड, ध्यान दो मैंने आपको दिया है आइसोप्रोपाइल, ठीक है, एसिटिक एसिड। चलो भाई फटाफट से इसका नाम लिख के दिखाओ। आइसोप्रोपाइल, पहले एसिटिक एसिड है, आइसोप्रोपाइल को लिख के दिखाओ जरा। आइसोप्रोपाइल तो लिखना ही आता है भाई, सेकंड लास्ट और सेकंड कार्बन पे एक CH3 होना चाहिए, बना दिया आइसोप्रोपाइल। और बाकी इसके साथ यहाँ पे आपको एक जोड़ दो इधर हाइड्रोजन बैलेंसी को पूरा करने के लिए, और ये C डबल OH। तो दिस पार्ट इज एसिटिक एसिड एंड दिस पार्ट इज आइसोप्रोपाइल। समझ में आ गया? कन्फर्म, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। ऐसे और भी ग्रुप आप यहाँ पे लिंक करके आप एलाइल का जोड़ दो, एसिटाइल का जोड़ दो, बिनाइल का जोड़ दो, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, आप कर पाओगे। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर और हम लेते हैं कि जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH, नाउ दिस इज CH2 एंड दिस इज ऑल्सो CH2 एंड C डबल OH। व्हाट इज दिस? दिस इज दी एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड हो गया, और ये वाला पार्ट आपका यहाँ से एलाइल हो गया, इसका नाम होगा एलाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, एलाइल एसिटिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट फैमिली की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैमिली बच्चों हम लेने वाले यहाँ पे एल्कीन। ठीक है, नेक्स्ट फैमिली इज एल्कीन। तो एल्कीन को देखो हम समझाएंगे आपको, तो इसके लिए जो पहले तो पेरेंट बताओ बच्चों क्या होगा भाई, दो कार्बन रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपकी डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द पेरेंट फॉर द एल्केन फैमिली ट्रैप सिस्टम है। और इसका नाम बच्चों आपको लिखना है इथाइलिन। क्या नाम लिखना है इसका? नाम प्लीज ध्यान रखना है, इसका नाम आपको ध्यान देना है, दिस इज द इथाइलिन। अब इसमें दो कैटेगरी आती हैं, पहली कैटेगरी आपको मिलेगी सिमेट्रिकल कैटेगरी, ठीक है, और सेकेंड कैटेगरी आपको मिलेगी अनसिमेट्रिकल कैटेगरी। ठीक है, तो सिमेट्रिकल जो कैटेगरी है, ठीक है, उसमें आपको पता है दोनों साइड में आपके ग्रुप लगे हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं CH डबल बॉन्ड CH R पार्ट, या फिर आप यहाँ पे R' जोड़ दो, इधर R पार्ट, तो वो RHS और LHS दोनों साइड में आपको यहाँ पे ग्रुप लगे हुए मिलेंगे, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। लेकिन अनसिमेट्रिकल में आपको एक साइड ही ग्रुप लगा मिलेगा, मतलब कार्बन डबल, हम बेटा ड्राइव्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं, प्लीज़ ध्यान दो। यहाँ पे एक एल्काइल पार्ट इधर, यहाँ पे R या आपका R', तो एक ही साइड में आपको अगर ग्रुप लगे मिलते हैं तो वो आपका हो जाएगा अनसिमेट्रिकल, ऊपर वाला केस आपका सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, जनरली लोग बच्चे ध्यान रखते हैं कि भाई
आपके ग्रुप सेम लगे होते हैं वो आयोपेक में चला जाता है, ठीक है, वहाँ पे उसको डिफाइन करते हैं। लेकिन ड्राइव सिस्टम में इस रूल को आपको फॉलो करना है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक एग्जांपल करते हैं, एक दो एग्जांपल, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने CH3 कार्बन CH3, नाउ दिस इज CH3 एंड इट इज CH डबल बॉन्ड CH2। चलो बताओ इसका नाम। ये आपका पेरेंट हो गया, ठीक है। पेरेंट का मतलब ये आप क्या बोल सकते हो, दिस इज दी इथाइलिन, ठीक है, ये आपका इथाइलिन हो गया है। और ये वाला ग्रुप बताओ पहचान के, आप पहचान पाओगे क्या है इसका नाम। दिस इज दी, ये एक ही साइड में लगाए हैं, है ना, तो भी आप एक साइड में लगा है तो आप टिक कर सकते हो कि सर ये अनसिमेट्रिकल वाला केस होगा। बाकी आप इसका नाम बताओ तो टर्सरी ब्यूटाइल 1 2 3 4, तो दिस इज दी टर्सरी। मैं टर्ट लिख सकता हूँ, टर्ट का मतलब टर्सरी हो गया, और आपका यहाँ पे ब्यूटाइल, तो टर्सरी ब्यूटाइल और इथाइलिन इसका नाम होगा। टर्सरी ब्यूटाइल इथाइलिन इज गिवन स्ट्रक्चर का आपका नाम होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि मैंने एक मॉलिक्यूल का नेम लिख के दिया है कि दिस इज दी सिमेट्रिकल इथाइल मिथाइल सिमेट्रिकल इथाइल मिथाइल और इथाइलिन। चलो बताओ इसका ना, इसका कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। तो सिमेट्रिकल वर्ड जुड़ा हुआ है, बीच लास्ट में इथाइलिन लिखा हुआ है, मतलब पेरेंट आपका ये हो गया। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ CH डबल बॉन्ड, आपका ये CH हो गया, पेरेंट हो गया। अब आपको लिखा है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि भाई दोनों साइड में ग्रुप लगे हैं, तो एक तरफ यहाँ पे आप मिथाइल लगा दो, एक तरफ आप लगा दो यहाँ पे C2H5, तो आपको पता चलेगा कि ये आपका बीच में पेरेंट हो गया है, और बाकी इधर आपका इथाइल है, ये आपका मिथाइल है। तो सिमेट्रिकल इथाइल मिथाइल इथाइलिन आपका यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ नोट में कि व्हेन टू एल्काइल या एराइल ग्रुप आर अटैच्ड, ठीक है, टू ग्रुप एटम, ठीक है, ग्रुप कार्बन एटम, then symmetrical and unsymmetrical prefixes are used, ठीक है। इफ ओनली वन एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड देन कोई आप वहाँ पे प्रीफिक्स यूज नहीं करो, ऐसी कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये एल्कीन हो गया। इसके बाद मैं बात करूँगा एल्काइन के लिए। तो नेक्स्ट आपकी जो लास्ट फैमिली है दिस इज दी एल्काइन। तो एल्काइन फैमिली में आपका जो पेरेंट होगा वो आपका क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। और इसका नाम आपका हो जाएगा एसिटाइलिन। क्या नाम हो जाएगा इसका, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलिन, ठीक है, ड्राइड सिस्टम में। जैसे अब यहाँ पे आपका सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल आपको ध्यान नहीं रखना है, आप डायरेक्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो C2H5 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H, तो बताओ इसका नाम क्या होगा। ये तो हो गया आपका एसिटाइलिन और ये हो गया आपका इथाइल, तो इसका नाम होगा इथाइल एसिटाइलिन, ठीक है। अब आपको सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट मैं अगर बताऊँ यहाँ पे कि भाई कार्बन के साथ CH3 है, एक CH3 यहाँ पे है, ये CH2H5 है, यहाँ पे आपका ये CH2 है, कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये हो गया आपका एसिटाइलिन। और बाकी ये वाला जो ग्रुप है वो आपका, यहाँ से आपको C2H5 अगर मैंने कर दिया, मैंने सपोज इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे CH3 करता तो फिर कोई डाउट ही नहीं था, तो इसका नाम आपका हो जाता नियोपेंटाइल। क्या हो जाता, दिस इज दी नियोपेंटाइल, और नीचे आपको मिलता एसिटिलीन, ठीक है, नियोपेंटाइल एसिटिलीन इसका नाम हो जाता। कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। तो अब मैं आपको रिपीट करूँ तो आपको एल्कोहल के लिए कौन सा यूज़ करना है, कार्बिनॉल। कीटोन के लिए एसीटोन, वहाँ पे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल मिलता है। एल्डिहाइड में एसिटाल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड, एल्कीन के लिए इथाइलिन, और एल्काइन के लिए आपको फॉलो करना है आपको एसिटिलीन। क्लियर है ये। तो आज इस लेक्चर को बच्चों हम लोग फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा आयोपेक सिस्टम, ठीक है। और बाकी का आपका जो कॉमन नेम सिस्टम था जिसको हम ट्रिबल सिस्टम के नाम से कॉल करते हैं, ओल्ड सिस्टम है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ बच्चों आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख लो 8273691707, ठीक है। इस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।